ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तनाव और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह के मामले देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से आया इसी तरह का मामला, पेश है ये रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। युवक बरकत नगर के पास आदर्श बस्ती में एक मकान में किराए पर रहता था। जानकारी के मुताबिक मृतक अजय कुमार जैन धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक जयपुर के एक निजी कॉलेज का छात्र था। हाँ, पहचान इसके पास में ये मिला है। इसके पिताजी से बात हुई है। वो कह रहा सब मेरा बच्चा है, मैं पढ़ता है यहाँ जयपुर में। वो यहाँ फाइनल में ग्रेजुएशन कर रहा है यहाँ से। क्या नाम है इसका? लड़के का अजय कुमार। हाँ, धौलपुर का रहने वाला है। इसके पिताजी अभी कहीं इसकी सिस्टर के वहाँ गए हुए हैं, शादी नहीं उस बच्चे की। कारणों के बारे में पता चल रहा है? नहीं, कारणों के बारे में मैंने इसके पिताजी से पूछा, मैंने भाई इसके कोई दुख तकलीफ? कोई दुख तकलीफ नहीं है, ये बता रहे हैं। ये रहता है, इसको 8-9 महीने हो गए है ना। तो ये 8-9 महीने फिर दिवाली पे तो गांव चले गया था। फिर दिवाली के बाद में अभी आया 21-22 को जाना, रात को 11 बजे आया था ये। उसके बाद में मेरे से इसकी आराम से नीचे बात करता था, अखबार पेपर लेके आता था। अभी सुबह 8 बजे ये पेपर लेके आया, पेपर लेके नीचे देने गया है। उसके बाद में मेरे इसके कोई बात नहीं हुई। आपने कितने बजे देखा यहाँ? मैं तो अभी आई हूँ, अभी आपको फिर फोन कर ही दिया था, बस इतनी बात है। हाँ, बस मैं ऊपर आई, छाने लेने आई थी। मेरे हाथ थी आज ससुर जी की दांत की आती थी, तो मैं छाना ले भोग लगाना है। तो लटका हुआ था? जब लटका हुआ था मेरे को। मकान मालिक के अनुसार सुबह अजय अखबार लेकर छत पर बने अपने कमरे में चला गया। करीब 9:30 बजे मकान मालकिन जैसे ही छत पर किसी काम से पहुंची, उसे अजय की फंदे से लटकी हुई लाश दिखाई दी, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल बजाज नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट के लिए दशरथ सिंह, जन टीवी, जयपुर। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 2 युवकों ने कर ली आत्महत्या। शराब पीने के बाद घर वालों से मामूली कहासुनी ने ले ली उसकी जान। अब इसे शराब का असर कहें या इच्छा शक्ति में कमी, लेकिन इस तरह के मामलों में कोई कमी नहीं होती दिखाई दे रही। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। दोनों घटनाएं एक ही थाना इलाके में अलग अलग जगहों पर हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक संतोष के परिवार में बहन की शादी थी। शादी के मौके पर घर में गाना बजाना चल रहा था। उसी दौरान संतोष शराब पीकर आया तो उसके परिजनों ने उसे डीजे पर डांस करने से रोका और कमरे में जाने के लिए कहा। इसी बात से खफा होकर संतोष कमरे में गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक संतोष उर्फ करण, जिसके फादर भी एक्सपायर हो रखे हैं, ये काफी शराब पीता है और इसकी बहन चाचा जी की लड़कियों की शादी होने वाली थी आज। कल इनके कोई डीजे वीजे चल रहा था, ये बाहर से शराब पी कर आया था। थोड़ी देर में ये क्या है कि गाड़ी वगैरह निकालता रहता है, तो औरतें बाहर जो गीत गा रही थी, उसी दौरान किसी ने परिजनों ने ये कहा कि जा तू अंदर जाके सो जा, फालतू क्यों बकवास कर रहा है।
ये लोगों ने देखा कि वो अंदर जाके सो गया, थोड़ी देर बाद देखा तो ये तो फांसी के फंदे पे। वहीं दूसरी घटना थाना इलाके के MSB के रास्ते में हुई, जहां एक ज्वेलरी का काम करने वाले 27 साल के बंगाली युवक अभिजीत डे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। अभिजीत डे करीब 8 सालों से यहां किराए से रहता था और ज्वेलरी का काम करता था। सुबह मकान मालिक ने दरवाजा खोलकर अभिजीत को फांसी से लटका हुआ देखा, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। क्राइम रिपोर्ट के लिए दशरथ सिंह, जयपुर, जन टीवी। उसने अपनी मानसिकता के चलते कर दिया रिश्तों को तार तार। उसने दे दिया ऐसी वारदात को अंजाम जिसने लगा दिया भाई बहन के रिश्ते पर कलंक। जी हां, रिश्तों को कलंकित करने वाली इस वारदात ने उड़ा दिए सबके होश। सूरजगढ़ से रिश्तों को कलंकित करने वाली दास्तां सामने आई है। पारिवारिक रिश्ते में भाई लगने वाले 24 वर्षीय युवक ने अपनी ही 2.5 साल की बहन के साथ दुष्कर्म कर डाला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ASI राजेंद्र स्वामी ने बताया कि गांव के एक वहशी युवक ने 2.5 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उन्होंने बताया कि परिवार के ही 24 वर्षीय युवक नरेश ने 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार किया। बीती रात को मेघवाला ढाणी रघुनाथपुरा के बलवीर सनोक ताराचंद मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि मेरी बच्ची के साथ हमारा ही पड़ोसी नरेश कुमार ने बुरा काम किया है। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तत्पर कार्रवाई करते हुए बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया हुआ है। आरोपी की तलाश की, काफी प्रयास के बाद खेतों में आरोपी को गिरफ्तार लिया और बच्ची को इलाज करवा करके उनके परिजनों को सौंप दिया। आरोपी का नाम क्या है? नरेश उर्फ पप्पू, मोहनलाल मेघवाल। उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया गया? हाँ, आज उसको मजिस्ट्रेट साहब के पेश करे और जेसीबी करवा दिया गया। इस संबंध में बच्ची के पिता बलवीर मेघवाल ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद मंडरेला थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफी मशक्कत के बाद आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने शराब के नशे में यह कृत्य कर डाला। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। मन्ना ने बताई, मैं हॉस्पिटल लेके पूछो तो मुझे दवाई पानी करो, थाने में गयो लेके थोड़ने वो गयो भाज पाड़े पर के वो पाड़ तो तोड़िया में शकल तोड़ के छोरे ने काटी बांधने तो वो गयो भाज ले लेके छोरी ने। छोरी को क्या लग गया रिश्ते में? भाई लग गया। एक ही परिवार की डाणी है, बस मारे एक दादे की औलाद है। एक ही दादे की औलाद है। एक दादे की औलाद है। ये बड़ो जेठ है मेरा छोटा। पुलिस के अनुसार आरोपी नरेश उर्फ पप्पू अपने कमरे में टीवी देखते हुए शराब पी रहा था। इसी दौरान बच्ची वहां पर खेल रही थी। नरेश की नजर बच्ची पर पड़ी और वह उसे खिलाते खिलाते कमरे में ले गया और वहां पर उससे बलात्कार किया। इसी दौरान बच्ची को ढूंढती हुई उसकी मां नरेश के कमरे में जा पहुंची, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। सूरजगढ़ से रविंद्र की रिपोर्ट। बेरों के पाटे भीतर गया तो जंगल में देखो जी छोरी दोनों खाट को ऊपर नीचे छोरी खड़ी करा के आप इतनी जनी पाट खुली थी बैठे तो पाछा के नाम है यो मेरे जेठ जी बात गया जी तो पाछों का कुआड़ तोड़ के भाई एक दो वो के लग गया वो छोरी को रिश्ते को भाई लग गया तार परिवार को। हां, जेठ को छोरा सगी हुआ। अच्छा, ताने हुआ क्या छोरी चिल्लाई के? हां, छोरी चिल्लाउन सुनी के बाज के गया। सबसे पहले उन कौन देखियो? सबसे पहले वो मेरे जेठ देखियो मैं। अच्छा, मैं टोकन देके पानी क्या ही जदे छोरी चिल्लाउन सुनी जी मैं गई जाके देखियो जी दे हेलो मारे जी भाई और बाज आ गया सारा। उसने लूट ली उसकी जिंदगी भर की कमाई और दे दिया उन्हें धोखा।
सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जयपुर से। पेश है ये रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में ठगी का एक और मामला सामने आया ज्योति नगर थाना इलाके में। ठगों ने इस बार सचिवालय में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। टोंक फाटक इलाके की जेपी कॉलोनी में रहने वाली विमला मीणा ने ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसके पुत्र को सचिवालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर गुलाब नमी नामक शख्स ने 5 लाख रुपए की मांग की और कहा कि आधी रकम पहले देनी होगी और आधी नौकरी लगने के बाद। जिसके बाद पीड़िता ने अपने बेटे को सचिवालय में नौकरी देने के नाम पर आरोपी को 2.5 लाख रुपए दे दिए और बाकी रकम बाद में देने के लिए कह दिया। कई दिनों तक बेटे की जब नौकरी नहीं लगी तो पीड़िता ने आरोपी से संपर्क किया तो उसने उनके पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। गुलाब नबी जोड़ है और उसकी पत्नी है तबसुम जोड़ के खिलाफ है कि इनसे मेरा घर आना जाना था, आपस में जान पहचान थी, तो इन्होंने मेरे लड़के को नौकरी लगाने के लिए मेरे से इसकी सचिवालय में आपके लड़के को नौकरी लगा देंगे, मेरे से 5 लाख रुपए दे दिए। आपका एक मुकदमा कल दर्ज हुआ है। ये तबसुम है, ये तो पेशे से वकील है। गुलाब नबी जोड़ है, ये अपने घर में या कहीं कोई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाता है। ये कोचिंग करवाते हैं जो कोई पीएमटी वगैरह की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिलहाल ज्योति नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट के लिए जयपुर से दशरथ सिंह, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। साल के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी उलझती जा रही है। अभी भी कई सवालों की गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई है। वो कौन था जिसकी गोली ने अरबों के मालिक पोंटी के सीने को छलनी कर दिया? पोंटी और उसके भाई में झगड़ा क्या सिर्फ एक फार्म हाउस को लेकर ही था? क्या एक फार्म हाउस के लिए अरबों के मालिक चड्डा ब्रदर्स एक दूसरे का कत्ल कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब तलाशती पुलिस की जांच अब एक नाम पर आकर टिक गई है और वो नाम है सुखदेव सिंह नामधारी। नामधारी अब पुलिस गिरफ्त में है। सुखदेव सिंह नामधारी एक ऐसा नाम जिसे पोंटी का सबसे करीबी माना जाता है। नामधारी के खिलाफ कई पुलिस थानों में
आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन पोंटी की निकटता का फायदा सबसे ज्यादा नामधारी ने ही उठाया। लेकिन पोंटी चड्डा और हरदीप की हत्या के बाद अब शक की तलवार नामधारी पर लटक गई है। पोंटी चड्डा और उनके भाई हरदीप की हत्या मामले में गिरफ्तार सुखदेव सिंह नामधारी से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस सुखदेव सिंह नामधारी को लेकर उत्तराखंड में उसके फार्म हाउस पर ले गई। फार्म हाउस से पुलिस ने सुखदेव सिंह नामधारी की रिवॉल्वर जब्त की है। पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि 17 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर में पोंटी के फार्म हाउस पर जो गोलियां चली थी, क्या वो इसी रिवॉल्वर से चली थी। नामधारी से जो रिवॉल्वर मिला है उसका लाइसेंस 1995 में जिला रोपड़ के मुख्यालय की ओर से जारी हुआ था। हालांकि नामधारी यहां का रहने वाला नहीं था। नामधारी जी के यहाँ ये लोग उपस्थित हैं दिल्ली पुलिस, और इन्होंने ये कहा, इन्होंने पिस्टल और 4-5 कारतूस इन्होंने बरामद किए हैं, और जबकि इनके लाइसेंसी हैं, और इन पे जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि और भी बंदूक वगैरह जो भी आपके पास है वो नामधारी जी का ये कहना है कि जो है ये बंदूक जो है मेरी लाइसेंसी है, और इसे इन दोनों हथियारों का मेरे लाइसेंस के हैं, और इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी कुडाली की मास्टर कॉलोनी के एक मकान का पता देकर लाइसेंस बनवाया गया। आखिर ये सब कैसे हो सका, इसकी जांच आरंभ हो चुकी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में नामधारी का शानदार फार्म हाउस है। उधर नामधारी के परिवार वाले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। वकील के रहते हुए होगी, इन्होंने हमारे किसी भी वकील को कोई फोन नहीं करा। सुखदेव सिंह जी को लेके आए और घर पे आके और हमारे साथ ये ऐसे जाति कर रहे हैं, कोई भी लीगली काम नहीं कर रहे। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उसी वजह क्यों कर रहे हैं ये अभी लेके आए हैं, और कल कोर्ट ने इनको आदेश दिया भी जो भी आप कार्रवाई करोगे, जो हमारे वकील हैं वकीलों के रहते हुए करोगे आप कोई भी कार्रवाई, और जितना वकील के अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं। अब तक पुलिस इस डबल मर्डर केस का सच पता लगा पाने में नाकाम रही है। नामधारी से पूछताछ लगातार जारी है और नामधारी ने कबूल भी किया है कि उसने अपने बचाव में फायरिंग की थी। सुखदेव सिंह नामधारी से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नामधारी ने कबूल कर लिया है कि उसने 17 नवंबर को अपने बचाव में फायरिंग की थी। सुखदेव सिंह नामधारी घटना के दिन 17 नवंबर को पोंटी चड्डा के साथ था। पोंटी चड्डा जी पे गोलियां चली तो मैं उस समय गाड़ी पे साथ मौजूद था उनके। पोंटी चड्डा जी मेरे पुराने मित्र हैं 94-5 से। मर्डर केस में नाम आने के बाद नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अपदस्थ उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी को पोंटी चड्डा के फार्म हाउस में बिना इजाजत घुसने और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने पोंटी चड्डा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए सुखदेव सिंह नामधारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस नामधारी के विभिन्न दस्तावेजों की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि नामधारी ने किस जिले से कौन कौन से दस्तावेज और किस आधार पर तैयार करवाए। पुलिस पोंटी के कॉलोनाइजर के रूप में काम करने के चलते विभिन्न जमीनों के दस्तावेजों की भी जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार पोंटी चड्डा द्वारा पंजाब में की गई जमीनों की खरीद फरोख्त में नामधारी की अहम भूमिका रही है। चड्डा भाइयों की हत्या मामले के मुख्य गवाह
सुखदेव सिंह नामधारी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उनके राजनीतिक दुश्मन उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि नामधारी उस वक्त पोंटी के साथ क्या कर रहा था? क्या यह एक इत्तेफाक था या फिर नामधारी पोंटी को विवादित फार्म हाउस पर कब्जा दिलवाने गया था? सुखदेव सिंह नामधारी ने ज्यादा सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो फरार नहीं थे। नामधारी ने कहा कि चड्डा उनके पुराने मित्र थे और वो फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद थे। इस केस की सारी रिपोर्ट भी मैंने ही दर्ज कराई है, मेरी तरफ से रिपोर्ट दर्ज हुई है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुझे कहा कि ठीक है आप जाइए, रिपोर्ट दर्ज हो गई, जब जरूरत होगी तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि मैं फरार हूं, पुलिस के टच में नहीं हूं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं हमेशा पुलिस के टच में हूं, मैंने ही पुलिस को बुलाया है। जो मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गुंडा बदमाश है, वो साबित करके दिखाएंगे मैं किस तरह का गुंडा, कैसा बदमाश हूं। ये जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, ये मेरे ऊपर झूठे और निराधार आरोप लगा रहे हैं। पोंटी चड्डा के बारे में कह रहे थे मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूं, मेरा कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो मेरे मित्र थे, बाकी मेरा अपना कारोबार है। मामले में पूरी पारदर्शिता का दावा करते हुए नामधारी ने कहा कि उन्होंने ही मामले की एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने हर संभव मदद का वादा किया है। नामधारी ने कहा कि घटना के बाद पूछताछ के लिए पुलिस को उन्होंने ही बुलाया था और वो आगे भी जांच में पुलिस की पूरी मदद करेंगे। नामधारी को साकेत कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 5 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। नामधारी को शराब कारोबारी पोंटी चड्डा हत्या मामले का अहम गवाह माना जा रहा है। पुलिस ने नामधारी को उनके बाजपुर स्थित घर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन सुखदेव सिंह नामधारी के खिलाफ उधम सिंह नगर के विभिन्न पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज हैं। हत्या के भी मामले हैं, हत्या के प्रयास के मामले हैं, 1-2 मामले डकैती के भी हैं और बाकी बलवा है, SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। सभी तरह के केसेस में दर्ज हैं। इस पूरे मामले ने अब दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस पूरे मामले में नामधारी का क्या रोल है? क्या नामधारी ने पोंटी को उसके भाई के खिलाफ उकसाया था? नामधारी का पोंटी के साथ आना इत्तेफाक था या कोई साजिश? सबसे बड़ा सवाल, बिना छानबीन के क्यों लौट गई दिल्ली पुलिस? इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने अब दिल्ली पुलिस को भी उलझा कर रख दिया है। इस डबल मर्डर केस ने अब दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। पुलिस को किसी व्यक्ति ने फोन कर बता दिया था कि फार्म हाउस पर गोलीबारी हो रही है, तो फिर क्यों पुलिसकर्मी बिना किसी छानबीन के वहां से चले गए? अगर पुलिस चाहती तो इस शूटआउट को रोका जा सकता था। दिल्ली पुलिस इस मर्डर केस में चली गोलियों की छानबीन कर रही है, लेकिन अगर वो चाहती तो ये गोलियां चलती ही नहीं। अब कई सवाल नामधारी पर भी खड़े हो गए हैं। नामधारी का पोंटी के साथ
फार्म हाउस पर आना कोई इत्तेफाक था या कोई साजिश? क्या नामधारी ने पोंटी को उसके भाई के खिलाफ उकसाया था? क्या अरबपति भाई एक फार्म हाउस के लिए एक दूसरे का मर्डर कर सकते थे? शक की सुई अब घूम चुकी है नामधारी पर। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में।